तो स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली तरीके से हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन यानी कि फिजिक्स के जो चैप्टर है प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन, उस चैप्टर के जितने भी नोट्स बनते हैं यानी कि जो प्रश्न जहाँ से बनते हैं, जिस तरह के टॉपिक्स होते हैं, उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और कैसे बनेंगे, पूरे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है और प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है यानी कि सूचित करता है, जिसे हम प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जो एक सीधी रेखा यानी इंगित करता है कि सरल रेखीय पथ पर कि प्रकाश गुजर रही है। दूसरा है प्रकाश का मार्ग। प्रकाश का मार्ग जो है सदा सीधा एवं सरल होता है। देखिए यही पॉइंट सब होता है और इसी पॉइंट सबसे जो प्रश्न बनते हैं। तो प्रकाश का जो होता है मार्ग एकदम सरल और सीधा होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। बिल्कुल एक दृश्यमान बनाता है, तभी कोई वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं या किसी वस्तु को हम पहचान पाते हैं। आगे कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनता है। यानी कि दोस्तों जब तक किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश जो है वो वस्तु से निकल करके हमारी आंखों तक आते हैं, तभी हम देख पाते हैं। अगला है कि किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसे पार हो जाता है। समझ है? पारदर्शी को अगर हम पारदर्शी का उदाहरण दिया जाए तो वैसे वस्तु जैसे होकर के हम आर पार देख सकते हैं या प्रकाश आर पार गुजर सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। आगे कि प्रकाश से संबंध उन अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि। ये सभी क्या है? ये सभी प्रकाश के अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं। आगे है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मोड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दीवार की कोई छोर होती है या फिर कोई भी वस्तु जो अपारदर्शी होते हैं और प्रकाश को उजाला जाता है तो प्रकाश उससे मुड़ करके जाने लगता है। आप गौर करते होंगे कि कभी टॉर्च बारते हैं तो किसी वस्तु पर बारते हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर के होकर के आगे दिखाई दे रहा होता है। ये इसी विवर्तित नियम के कारण होता है। आगे है कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जो होते हैं जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधित गुणों तथा रंग प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। और आगे है जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह चलकर आता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डिटेल में प्रकाश के परावर्तन के ऐसे सरल तरीके का और कोई आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें से आप प्रश्न उठाएंगे और इसी के माध्यम से आप प्रश्न बना सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं या सामंजस्य स्थापित किया जाता है तो क्यों, मतलब किसके कारण। आगे है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं और दूसरा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में एक ही दिशा में। आगे की बात करें दोस्तों, ये प्रश्न सब बनते हैं, आप समझ रहे हैं बारीकी से। कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी बताइएगा। हम सरल तरीके से समझाने का आपको प्रयास करते हैं और इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं परावर्तन के ये नियम गोलीय दर्पणों पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी कि जितने भी तरह के दर्पण होते हैं उसके पृष्ठ होते हैं उन सभी के लिए लागू होते हैं। आगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण।
तो चलिए इससे भी हम आगे करके देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, आभासी होता है, जिसे हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। आगे है प्रतिबिंब का साइज बिंब के यानी कि वस्तु के साइज के बराबर हमेशा होता है। इसको फिगर के माध्यम से मैं आगे समझाने का प्रयास करेंगे। हम इसमें सारे जितने भी डॉट्स हैं दोनों चैप्टर्स हैं सभी को क्लियर करके दोस्तों इसमें ले आए हैं। आप इसे आराम से बैठ करके कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका बेड़ा पार है इस पार्ट से। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम मान लीजिए इस तरह से फिगर तैयार करते हैं तो जितनी दूरी पर हम है ना वस्तु को रखेंगे उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। आगे हमारा क्या है कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि बगल से गुजरने के कार्य करते हैं। आगे है दोस्तों प्रकाश के किरण। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है यानी कि गुजरता है तो यह सीधी एक सरल रेखा होता है, और प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं तो इसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। आगे है छाया। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर के गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, यानी कि इधर उधर घुमा देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। बिल्कुल छाया बनेगी, यानी कि देखते होंगे हमारे शरीर को अगर पार कर जाता तो छाया नहीं बनती, लेकिन पार नहीं कर पाता है, इसलिए अगर सामने से रोशनी हो तो पीछे छाया बनती है और पीछे से रोशनी हो तो सामने छाया बनती है। आगे है दर्पण। यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु को का या प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उसकी शेडो बनाता है, उसका तस्वीर बनाता है और उसे दिखाई देता है। इसे दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र यानी कि मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण किससे कहते हैं तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है या वक्रित होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके मन में उन सभी का आंसर आप यहाँ आसानी से दे सकते हैं। आगे है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ यानी कि वक्रित होता है, टेढ़ा होता है, बाहर की ओर ऐसे होता है और यहाँ पे इसको जो है ऐसे रंगीन किया जाता है। आगे है ध्रुव। ध्रुव जिसे हम लोग पोल पी से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से इंगित किया जाता है यानी कि दिखाया जाता है। और अगला जो पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से दिखाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे अंग्रेजी में या अंग्रेजी के बड़े अक्षर सी से इंगित किया जाता है, दिखाया जाता है। पूरे विवरण के साथ लाएं दोस्तों, इसे आप नोट करते चलिए, मजा आने वाला है। वक्रता तिरछा, जिसे हम आर से दिखाते हैं। वक्रता तिरछा गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता तिरछा कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, आगे हमारा है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे कभी कभी इसे भी पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसे भी पी से दिखाते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, आगे हमारा है मुख्य फोकस, जिसे एफ से दिखाते हैं। कहते हैं कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इस मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है। यानी कि एक में प्रतिच्छेद करती है और दूसरा में महसूस करती है, डॉट डॉट हिडन लाइन से। आगे है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अंग्रेजी के छोटे अक्षर यानी कि एफ से इसे इंगित किया जाता है। यह दूरी वक्रता तिरछा की आधी होती है, यानी कि जो हमारा वक्रता तिरछा होता है उसका आधा भाग होता है। इसे हम छोटा एफ से दिखाते हैं, मुख्य फोकस को बड़ा एफ से दिखाते हैं। आगे दोस्तों द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका जो व्यास होता है वह द्वारक कहलाता है। आगे की बात करें दोस्तों, सर्दी के कारण से होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दिशा से दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। दर्पण सूत्र प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम भी से दिखाते हैं, व्युत्क्रम और बिंब की दूरी व्युत्क्रम u का योग फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये दर्पण सूत्र होता है। आगे है, किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है। यानी आवर्धन कहे तो आवर्धन यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब किसी प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, प्रतिबिंब का निर्धारण करता है और यही प्रतिबिंब कहलाता है। आगे की बात करें दोस्तों, आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। जब ये ऊपर गया तो धनात्मक, नीचे आया तो ऋणात्मक। ये बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, और आप अगर ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ग्राफ का एक ऐसा वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें दोस्तों ना ऑब्जेक्टिव का डॉट, ना सब्जेक्टिव का डॉट और ना कभी भूलने का डॉट, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h धनात्मक प्लस की जाती है, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई जो है h डैश यानी कि ऋणात्मक ली जाती है। तो समझ में आ गया, जिसे हम h/h के रूप में भी दिखाते हैं, एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है। आगे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बिखर जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल, इन्हीं सभी से होता है। जैसा कि आप पेंसिल को पानी में रखते होंगे तो वह टेढ़ा सा दिखाई देता होगा, सिक्के को पानी में डालते होंगे तो वह ऊपर उठता हुआ दिखाई देता होगा, यही सब इसके कारण है। आगे, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के बीच तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण यानी कि आई की ज्या जो होते हैं साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यानी कि स्नेल का अपवर्तन नियम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के बीच सीमा तल पर क्षितिज आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या यानी कि आई जो होती है और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर जो होती है, उनका अनुपात जो है नियतांक हो जाता है। आगे की बात करें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी कि विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? इसे हम फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि जब किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, घना में जाती है, तो वह दूर मुड़ने लगती है, ठीक है। और जब इसे नज़दीक लाते हैं तो विरल की ओर मुड़ जाते हैं। नज़दीक एक आता है, एक दूर चला जाता है। आगे है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर क्षितिज आपतित होती है तो आपतन कोण यानी कि आई की जो ज्या होती है साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात नियतांक होता है और स्थिरांक होता है। इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक किससे कहते हैं ये भी समझ आ गया। माध्य का अपवर्तनांक किससे कहते हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। आगे है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। लेंस भी समझ में आ गया। लेंस का डिफिनेशन आप लिखते चलिए, जिसका भी डिफिनेशन आपको डॉट लगे लिखते चलिए, और किस प्रकार की दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइए। वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ का उभरा बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को, ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। और वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, और लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। क्लियर है?
अपसरित करता है। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक डायप्टर होता है जिसे हम D से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके जितने भी नोट्स बनते हैं, यानी कि जो पार्ट से मेन पॉइंट्स निकलते हैं वो सभी पॉइंट्स। अब इस पार्ट से कुछ प्रश्न भी बने हैं, उससे भी हम देखते हैं, समझते हैं। उसका आंसर तो हम इसी में दे रखे हैं, फिर भी समझिए। पहला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं और इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, मज़ा आ जाएगा। आगे दोस्तों आपका सेकंड नंबर कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हमेशा फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 20/2 कर देंगे तो काटने पर तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों आपका 3 नंबर कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो दोस्तों अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है दोस्तों। इसके फिगर के साथ भी आगे हम लेकर के आए आंसर। आगे कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों कर देते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण को इसलिए भी जो है प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बस बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो बड़े बड़े ट्रक भी आते हैं पीछे से तो छोटा दिखाई देता है, जिससे आसानी से लोग देख पाते हैं। आगे की बात करें तो आगे जो हमारा कह रहा है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है तो हमें तो कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। तो फोकस दूरी फिर से भागा दिए, निकल गया हमारा 16 आंसर। आगे है कोई अवतल दर्पण आप अपने सामने यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंदु का 3 गुना आवर्धित बड़ा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो देखिए अवतल दर्पण में जो बात करते हैं तो अवतल दर्पण में बिंब जो होता है वो सबसे पहले माइनस में होता है और आवर्धन जो है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में बिंब की दूरी जो होती है जिसे हम यूज कहते हैं तो यू क्या होता है वो भी माइनस में होता है और आवर्धन वो भी माइनस में। आवर्धन को हम m से दिखाते हैं तो m बराबर जो होता है वो h' होता है, यानी कि -v/u के रूप में भी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे -3 बराबर v जो -v/-10 है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -3 और -3 जो हमारा है वो -3 जो है वो बराबर में है। तो -3 अगर 1 लिया जाए और बराबर में v/10 लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर तो -30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर -30 आ चुका है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे जो हमारा है कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह क्या प्रकाश किरण प्रतिबिंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो देखिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है से जल को वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अभिलंब की ओर जरूर झुकेगी क्योंकि दोस्तों एकदम सघन माध्यम में प्रवेश करेगा जब विरल माध्यम से तो झुकना तो तय है। आगे है कि प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो कांच की प्लेट के अपवर्तनांक क्या होते हैं
N21। तो 1.50 है और माध्यम है, जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो 8 मीटर पर सेकेंड जो होते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अपवर्तनांक जो हमारा ज्ञात करना है। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जब हम भागा दे देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। कुछ इसी प्रकार से है, आप देख सकते हैं 1.50 बराबर जो है जो हमारा जो प्रकाश की चाल थी वो, और V2 यानी कि हम यहाँ पर तो जो हमारा माध्यम है उसे V2 लिए हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल एक तो था हमारा पहले तो 1 था और ये 2 लिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर है वो निकल जाता है। इसे आप लिखिए अपनी कॉपी पर, समझ में आ जाएगा। नहीं आवे तो कमेंट करके बताइएगा, हम बोर्ड पर इसे डिटेल में समझा देंगे। आगे सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिकतम प्रकाश घनत्व के माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, और दूसरा सबसे न्यूनतम जो है वो न्यूनतम प्रकाश घनत्व के माध्यम वायु में है जिसका अपवर्तनांक 1.003 होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। ये हमारा सारणी जो था, यानी कि हम बुक के माध्यम से इस प्रश्न को उठाए हैं, जो बुक के हिसाब से चलता है उसी के हिसाब से इस प्रश्न को हम लिए हैं दोस्तों। बाकी प्रश्न बिल्कुल सरल है। तो कहते हैं केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.44 होता है, और तारपीन का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.47 होता है, और जड़ का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसमें जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, और तापीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ रहा है डिटेल में। चलिए आगे है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक है, जिसमें यह एक कठोर पदार्थ है और इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये चमक जो होते हैं इसके हीरा की अधिक होते हैं, ये आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आगे किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यह किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसे लेंस की एक डायप्टर क्षमता कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, 1 डायप्टर होती है। क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हम जो है आपको बार बार कहते रहते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। आगे की बात करें दोस्तों, आगे जो हमारा है सेकेंड नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का प्रतिबिंब है तो लेंस की क्षमता क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा उत्तल लेंस में। दूसरा इसकी प्रतिबिंब जो है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसे हम भी से दिखाते हैं, पता है आपको प्रतिबिंब को। और बिंब की ऊंचाई जिसे h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h डैश से दिखाते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है -1/1 जिसे हम 1 डायप्टर का मान निकाले हैं, और लेंस की आवर्धन सूत्र जो होती है वो हमारा m को आवर्धन को m से दिखाते हैं, पता है आपको, तो h डैश बट्टा h होता है, और v/u। तो v जो है जो हमारा प्रतिबिंब है, यानी कि -1 तो हमारा निकला है आवर्धन, तो -1 बराबर 50/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हमारा निकल जाएगा u बराबर -50। क्लियर है। अब लेंस सूत्र से चलेंगे तो हम अगर, तो लेंस सूत्र हमने देखा था, दर्पण सूत्र था जिसमें प्लस था यहाँ पे और इसमें माइनस है। तो लेंस सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पे बैठाते चले जाएंगे, जो हमारा मान है वह निकलता चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, लेंस सूत्र या किसी प्रकार की डाउट हो फिजिक्स के हल करने में तो हमें बताइएगा, हम जरूर इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। और 3.2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सॉरी अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी कि -2 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी 1/f, तो 1/f जो लेंस की क्षमता होगी तो 1/-2, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो -0.5 डायप्टर इसकी जो है लेंस की क्षमता हो जाएगी अवतल लेंस की। आगे की बात करें दोस्तों, अब हमारा जो
कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न बनता है, इसका आंसर भी हम इसमें दे रखे हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक इसका पीडीएफ अगर आपको लेना होगा तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको लॉगिन करना होगा, वहाँ पे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम वेबसाइट के लिए ये जो बनाए गए थे, एक हमारा जो वेबसाइट चलता है कुटुंब ऐप पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं के लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए थे, लेकिन इससे हम लगा कि आपको भी देना आवश्यक है और यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सभी को यहाँ पे आंसर दिया ही हुआ है, मिट्टी। अगला जो हमारा है कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है हमारा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखने चाहिए। तो देखिए बहुत सरल है, अगर हम किसी वस्तु का बिंब जो है वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसका जो है जो उत्तल लेंस के सामने जो रखेंगे तो वो हमें रखना पड़ेगा फोकस दूरी के पास रखना पड़ेगा, फोकस मुख्य फोकस के जो ना लेंस के मुख्य फोकस पर रखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। आगे की बात सॉरी फोकस पर दुगुनी पर रखना पड़ेगा। आगे हमारा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां अगर -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है, कौन सा होगा। तो देखिए दोनों अवतल ही होगा, क्योंकि लेंस में भी माइनस होता है और दर्पण में भी माइनस ही होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः किसमें। तो या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, क्योंकि हम घर में भी यूज़ करते हैं उसमें भी ऐसा दिखाई देता है, और जो हम वाहन के मिरर में करते हैं वहाँ भी वैसे दिखाई देता है। आगे है किसी शब्दकोश में पाए जाने गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी में एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण की से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और प्रतिबिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो चलिए हम किरण आरेख के माध्यम से ही इसे समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा किरण आरेख, इसका विवरण भी हमने दिया है कि अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। यानी कि आप देख सकते हैं हमारा जो बिंब बना हुआ है ये कहाँ बना हुआ है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बना हुआ है, P और F के बीच बना हुआ है। चूँकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी भी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए बिंब को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच के सामने रखना चाहिए, सब तभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है एक तो आभासी एवं सीधा होता है, दूसरा जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। चलिए आगे की बात करें। आगे जो हमारा है कि निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, दूसरा किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य लाइट, या फिर सौर बत्ती, या फिर अपने उत्तर की फोकस कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखिए हम इसका आंसर और साथ में इसका फिगर भी डिटेल कर दिए हैं कि किसी कार का जो अग्रदीप होता है हेडलाइट अवतल दर्पण का बनाया जाता है, हमेशा अवतल दर्पण का बनाया जाता है, क्योंकि यही बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो यह दर्पण से परावर्तित होकर के एक समांतर किरण पुंज बनाता है। यानी कि दोस्तों अगर अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाएगा गाड़ी के सामने वाले मिरर जो हेडलाइट होते हैं उसमें, तो रोशनी खिलेगी नहीं, और अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग मिरर में नहीं किया जाएगा साइड मिरर में, तो वह जो है वह बड़े वस्तु को छोटा दिखाएगा नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है और इसलिए इसका दृश्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी के पीछे के बहुत बड़े हिस्से को देख पाते हैं छोटा रूप में। और आगे है
सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश केंद्रित करना पड़ता है, जिसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। यह दर्पण अनंत से होकर के आने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से होकर के गुजारता है। जैसे फोकस के असमय का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आगे की बात करें दोस्तों, आगे जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने परीक्षणों का व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ इस प्रकार से दर्पण के भागों को ढक दिए हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, किसी उत्तल लेंस की यदि आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, तब भी यह लेंस किसी दिए गए बिंब पर पूरा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जांच, अब एक काले कागज से आधा भाग ढका हुआ उत्तल लेंस को किसी स्टैंड के सहारे रखते हैं और लेंस के बाहर तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ एक सफ़ेद पर्दा रखते हैं। अवलोकन में हम पाते हैं कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बनता हुआ जो वास्तविक एवं उल्टा दिखाई देता है। ये स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक इसे स्टॉप करते हैं। बाकी इस पार्ट के लिए जो है बहुत सारे प्रश्न अभी इसमें बाकी है जिसे आपको बताना है। तो दोस्तों, सेकंड वीडियो में हम इसे क्लियर करने वाले हैं। तो अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैथिली नॉन हिंदी के वीडियोज़ को देखने के लिए भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ये भी उसका लाभ ले सके। और मैथिली नॉन हिंदी का वीडियोज़ आपको पता है कि सिर्फ आपके D4U स्टडी चैनल पर ही